इसका VVI क्या है, क्वेश्चन है। और ये टोटल के टोटल क्वेश्चन कितना नंबर, 2 नंबर। क्लियर है ना। पहला डेफिनेशन, पहला क्वेश्चन क्या है, विद्युत धारा को परिभाषित करें, इसका ऐसा ही मात्रक है। तो विद्युत धारा को कैसे परिभाषित करना है, ध्यान से समझिएगा। तो विद्युत धारा किसको बोलते हैं, पहला किसी परिपथ से आवेश के सतत प्रवाह को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। या दूसरे लैंग्वेज में ये बोलेंगे आवेश के प्रवाह की दर को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। या तीसरे लैंग्वेज में हम बोलेंगे किसी अनुप्रस्थ काट से एकांक समय में, क्या बोले, किसी अनुप्रस्थ काट के एकांक समय में प्रवाहित आवेश को ही क्या बोलेंगे, विद्युत धारा बोलेंगे। देखिए जितना मन तितना बड़ा, जैसे लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं, लेकिन इतना याद रखना, दूसरा तीसरा लैंग्वेज चौथा लैंग्वेज अपना जैसे बनाना हो, सिर्फ इतना याद रखना, शॉर्ट में 2 पॉइंट को याद रखना है। पहला क्या पॉइंट है, आवेश के प्रवाह की दर क्या कहलाता है, विद्युत धारा कहलाता है। क्लियर है। तो अब यहाँ पर एक चीज आता है, थोड़ा समझ लीजिएगा। आवेश क्या आता है, आवेश। तो आवेश जानते हैं क्या होता है, आवेश को थोड़ा समझ लीजिए कि आवेश क्या होता है। आवेश बहुत सिंपल है, समझ रहे हैं ना। ये देखो, आवेश के एक एग्जांपल समझना। जैसे मान के चलो आवेश, कभी आवेश का मतलब समझ लो पहले क्या होता है। यदि कोई आदमी को तुम 4 थाप देगा खींच करके, ठीक है ना, वो बेचारा एकदम शांत मियाज के है, एक बार तुम 4 थाप दे दिया, चलो दे दिया कोई बात ना, दोबारा भी 4 थाप दे दिया तब पर भी नहीं हुआ, अब बार बार तुम उसको मार रहा है, तो अचानक उसके अंदर क्या होगा, एक प्रकार का गुस्सा बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा जी। गुस्सा बढ़ेगा तो पकड़ के तोड़ो ना, मुंह भस खा देगा, नहीं भस खा देगा। इसका मतलब हुआ कि जब उसको बाहर से टॉर्चर किया गया तो उसके अंदर एक प्रकार का बल उत्पन्न हुआ, नहीं हुआ, और उसके बाद तुमको भी पकड़ के क्या किया, धो दिया, नहीं धो दिया। तो देखो वहां एक प्रकार का बल जो उत्पन्न हुआ वही क्या हुआ, मेरा आवेश हुआ। वहां समझना, वो मनुष्य के आवेश हुआ, समझ लेना। यहाँ हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ आवेश अलग चीज होता है। बोलेंगे आवेश किसी निकाय या किसी अनुप्रस्थ काट का वह गुण होता है जो एक प्रकार का बल का अनुभव कराता है। बल क्या होता है, या तो आकर्षण बल या तो विकर्षण बल, समझ रहे ना, का अनुभव कराता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आवेश बोलते हैं। आवेश के बारे में बोलने वाला वैज्ञानिक कूलम साहब थे, कूलम साहब, और इसीलिए इसका ऐसा मात्रक अगर देखिएगा तो क्या होता है, कूलम होता है। क्या होता है, कूलम होता है। क्लियर हो गया। देखो मैं एक क्वेश्चन बताया, यहाँ 2 क्वेश्चन का आंसर मैंने बोल दिया। क्लियर है ना। तो विद्युत धारा हो गया। अब कहता है इसका SI मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है, एम्पियर। तो आप जानते हैं एम्पियर क्या होता है। तो विद्युत धारा पहले समझिए क्या बोलता है, विद्युत धारा क्या है, परिभाषित करें, इसका SI मात्रक लिखें। तो देखो विद्युत धारा को हमको अगर मान के चलो परिभाषा याद नहीं है, परिभाषा याद नहीं है, अगर हमको सिर्फ क्या याद हो, फार्मूला याद हो, I = Q/T, अगर इतना याद हो तो इससे भी हम परिभाषा बना सकते हैं। समझ रहे हैं। परिभाषा में कोई खास चीज नहीं रहता यार, किताब में जो लिखा हुआ उससे हमको कोई बहस नहीं है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसमें कैसे लिखेंगे, ध्यान से समझो क्या होता है। आवेश किसको, मतलब विद्युत धारा किसको बोलते हैं, आवेश के प्रवाह की दर किसी अनुप्रस्थ काट या किसी परिपथ से आवेश के प्रवाह की दर क्या कहलाता है, विद्युत धारा। क्या कहलाता है, विद्युत धारा। क्लियर है गया। अब देखिए इसका SI मात्रक पूछे, I = Q/T हो गया ना। तो Q बराबर क्या होगा, IT, आप आराम से याद रख सकते हैं इसको। और एक Q जो आवेश जो आप देखते हैं, एक Q बराबर होता है Q ±NE। क्या होता है, ±NE। ये अलग है, किसी परिपथ से कुल कितना आवेश उत्पन्न होगा वो इस फार्मूले के तहत में निकाला जाता है। क्लियर है। जैसे मैं इसको भी समझा दूंगा कि ये रियल में होता क्या है, समझ रहे हैं। तो पहले यहां तक तो समझ गए। अब बोलता है इसका मात्रक क्या होता है। इसका मात्रक कभी आप लोग क्या बोले, एम्पियर। क्या बोले, एम्पियर। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है, एम्पियर। और दूसरा मात्रक निकालना हो तो ध्यान से देखिए, I = Q। Q का क्या होता है, कूलम, और T का क्या होता है, सेकंड। कूलम पर सेकंड क्या होता है, विद्युत धारा का 1 सेकंड मात्रक। मतलब अगर आपको एम्पियर ना दे करके ये दे दे तो आप आराम से इसमें टिक मार दीजिएगा। क्लियर हो गया। ऑब्जेक्टिव भी सोल्व हो गया। तो पहला क्वेश्चन समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, कोई परेशानी, आगे बढ़े। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपका है
कि एमीटर, नाम सुने होंगे ना, एमीटर तथा वोल्ट मीटर को परिभाषित करें तो क्या लिखेंगे कि एमीटर वैसे यंत्र होते हैं, ध्यान से समझना, अपना लैंग्वेज बनाओ। एमीटर तो जानता है इसी तरह से धारा मापा जाता है, नहीं मापा जाता, इसको अपने लैंग्वेज में बना दो। पहले टूटल फुटल भाषा बनाओ। टूटल फुटल की बनाना है कि मतलब क्या है, पहले अपना लैंग्वेज बनाते बनाते धीरे धीरे सुधारो, समझ रहे ना। अब हम जो तुमको लिखाएंगे तो सब तो कैंडिडेट वही लिखेगा ना जी लैंग्वेज, तो फिर फायदा क्या है, कोई फायदा है? अपने आप में लैंग्वेज को क्या करो, सुधारो। जैसे देखो एमीटर किसको बोलेंगे तो लिखेंगे कि वैसा यंत्र जो किसी परिपथ में धारा की माप करता है। क्या करता है? धारा की माप या आवेश की माप करता है। यहाँ देखो आवेश की परवाह, विद्युत धारा, तो आप यहाँ आराम से बोल सकते हैं एमीटर क्या है, या तो आवेश की माप या तो धारा की माप। समझ में आ गया? उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एमीटर बोलते हैं। क्लियर है ना? एमीटर को इसलिए लगाया जाता है कि यदि किसी परिपथ में, ध्यान से देखो, मैं अब थोड़ा इसके बारे में बता रहा हूं कि थोड़ा इससे भी ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव अगर पूछ दे तो आप आराम से डील कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं, थोड़ा ध्यान समझिएगा। तो एमीटर का डेफिनेशन समझ गए। अब एमीटर को, जैसे एमीटर लगाया क्यों जाता है, तो एमीटर देखो धारा को मापने के लिए लगाया जाता है। तो एमीटर से जितना धारा प्रवाहित होगा, ध्यान से समझना, एमीटर से जितना धारा प्रवाहित होगा उतना ही धारा अन्य युक्तियों से भी प्रवाहित होगा। अन्य युक्ति मतलब जो परिपथ में लगा हुआ है, समझ में आया ना, जो परिपथ में लगा हुआ है उतना ही धारा प्रवाहित होगा। अब सोचो, जितना एमीटर से धारा प्रवाहित हुआ उतने धारा किससे प्रवाहित हो रहा है, अन्य युक्तियों से, जो परिपथ से जुड़ा हुआ है। तो अब ये बताओ, जब धारा एक समान प्रवाहित हो तो कौन क्रम, श्रेणी क्रम होता है ना। तो नहीं समझ में आया कि एमीटर को परिपथ में जब भी लगाया जाएगा तो किस क्रम में लगाया जाएगा, श्रेणी क्रम में। जो भी याद हो गया। अब पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि एमीटर को परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में। ग्राफ देखिए, याद हो गया, नहीं हो गया जी, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या है, यहाँ ध्यान से समझना। दूसरा है वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर क्या होता है, तो थोड़ा ध्यान समझिएगा। वोल्ट मीटर एक, ये भी एक युक्ति होती है, समझ रहे हैं ना, ये भी क्या होता है, एक युक्ति। और एक चीज और याद रखना, एमीटर के जो अंदर में बॉक्स देखे होंगे, इस प्रकार से बॉक्स बना हुआ रहता है, क्लियर है ना, वो बॉक्स में सब एम्पियर में रहता है लिखा हुआ, समझ रहे हैं ना। और मतलब जितना भी रीडिंग करता है ना, तो उसका सुई होता है एम्पियर में लिखा हुआ रहता है, इतना याद रखिएगा। पूछ देगा कि एमीटर के अंदर धारा को किस में मापता है, तो एम्पियर में। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत है ना। तो आप देखो तीसरा पॉइंट वोल्ट मीटर आ गया। अब यहाँ तक समझ गया ना। अरे बहुत सारा इसका प्रवचन में दे चुका हूँ, इसके बारे में मैं पूरा डिटेल्स बता चुका हूँ, क्लियर है ना। मैं सिर्फ आप लोग को एक बार प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि देख लो ऐसा ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, क्लियर है। तो अगला पॉइंट है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या है, तो अब देखना, पहले समझना विभवांतर के, विभवांतर हुए छे, तो विभवांतर कर मापल जाए छे वोल्ट मीटर नहीं हुए छे। तो यहाँ लिखेंगे कि वोल्ट मीटर ऐसे युक्ति होते हैं जो दो बिंदुओं के बीच उत्पन्न विभवांतर को माप सकता है, क्लियर है। दो बिंदुओं के बीच उत्पन्न विभवांतर को मापता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर। और ध्यान से समझना कि वोल्ट मीटर किस प्रकार लगाया जाएगा और क्यों लगाया जाएगा, ध्यान से समझना। वोल्ट मीटर किस क्रम में लगाया जाएगा, तो कैसे समझेंगे, तो ध्यान से समझिए। वोल्ट मीटर को लगाने के लिए आप जानते हैं कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होना चाहिए। अगर जितना परिपथ के दो बिंदु के बीच का विभवांतर होगा उतना ही विभवांतर परिपथ से जुड़े प्रत्येक युक्ति का होगा। ये समझ में आ गया। अब युक्ति मतलब समझता है ना, अवयव समझता है ना, जो ब्रिज पंखा उनका जो भी चीज लगाते हैं उसके बारे में समझ लेना। तो जितना विभवांतर ये वोल्ट मीटर दो बिंदु के बीच करेगा उतना ही विभवांतर प्रत्येक युक्ति से करेगा। अब ये बताओ कि प्रत्येक युक्ति में अगर विभवांतर समान किस में होता है, किस क्रम में, समांतर क्रम में। तो यो भी दिमाग में बैठ गया कि भाई ई किस क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में। हो गया, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। वोल्ट मीटर भी एमीटर भी समझ गए, वोल्ट मीटर भी समझ गए, क्लियर है ना। अब तीसरा पॉइंट कहता है आपका प्रतिरोध क्या होता है। क्या कहता है कि प्रतिरोध क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। प्रतिरोध हम किसको बोलते हैं, तो किसी परिपथ से प्रवाहित आवेश या वहां बोल सकते हैं धारा का जो विरोध करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। अब इसको अपने लैंग्वेज में बना के लिखिएगा, तो लिखिएगा किसी परिपथ में प्रवाहित आवेश या धारा लगा सकते हैं, धारा का जो विरोध करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोध।
अलग अलग अवयवों का प्रतिरोध अलग अलग होते हैं। जैसे तार में जाइएगा तो सबका प्रतिरोध एक जैसा नहीं रहता है, सबका क्या रहता है, अलग अलग होता है। क्लियर हो गया। तो अगला पॉइंट पता है इसका SI मात्रक, तो प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है, ओम। क्या होता है, ओम। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत ना। ओम एक वैज्ञानिक का नाम है, उसी के नाम पर प्रतिरोध का SI मात्रक को लिखा गया। क्लियर है ना। तो ओम क्या किया था, तो धारा, और देखो ध्यान से समझना, अभी क्वेश्चन आ रहा है, प्रतिरोध आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत ना। अगला पॉइंट देखिएगा, कहता है ओम के नियम को लिखें। अब देखो ओम एक जर्मन वैज्ञानिक था, नहीं था जी, जर्मनी का वैज्ञानिक था। तो ओम जो था वो नियम क्या दिया था, ध्यान समझना थोड़ा, इसका मैं हिस्ट्री भी समझा देता हूं कि रियल में होता क्या है। ओम जो था दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर और विभव, मतलब नहीं बोलता है नियत ताप पर किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा विभव, तो ये विभवांतर और विद्युत धारा के बीच संबंध को स्थापित किया था कौन, ओम साहब, समझ रहे हैं ना। तो उसी को, उस संबंध जो स्थापित किया ना, वही संबंध ओम के नियम के नाम से जाना जाता था। तो ओम का नियम है, नाम से जाना जाता था, ये नहीं कि ओम के नियम है, वो भी ओम के नियम उसको बोल सकते हैं। क्लियर है ना। लेकिन लैंग्वेज बनाएगा तब ना। तो अब लैंग्वेज के अनुसार ओम के नियम क्या होता है, तो ध्यान से समझिएगा। तो ये बोल देता है नियत ताप पर, क्या बोल रहा है, नियत ताप पर किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा विभवांतर के समानुपाती होते हैं। किसके समानुपाती होते हैं, विभवांतर के समानुपाती होते हैं। तो आप जानते हैं ओम के नियम के अनुसार, मैं इसका थोड़ा डिटेल्स कर रहा हूं इधर, ठीक है ना। विभवांतर के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। मार्कर जी चलिए ध्यान से समझिएगा, विभवांतर क्या होता है, समानुपाती। तो V प्रोपोर्शनल क्या, I, तो V इक्वल क्या, I। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत ना, समझ में आ गया, किसको परेशानी। जब हम 5 अंकीय प्रश्न बताएंगे तो उस समय हम आपको बता देंगे कि ओम के नियम का पूरा विश्लेषण और इसका सत्यापन किस प्रकार से किया जाता है। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया, किसी को दिक्कत ना। तो फिजिक्स का कितना क्वेश्चन हुआ, 4। ये सिर्फ मैं चौथा अध्याय का ही बता रहा हूँ। देखो चैप्टर बाय चैप्टर आपको क्वेश्चन बताया जाएगा। एक सीटिंग में एग्जाम होता नहीं, होता है 2 सीटिंग में। तो अब ये कह रहे कि हम क्वेश्चन नहीं बनाएंगे जी, कंफर्म बोल दें कि हाँ यही क्वेश्चन आएगा। एक हम आप लोग को प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि ऐसा देखो, सब कुछ तो पढ़ाया हुआ है, सिर्फ एक झलक आप लोग को क्या करना है, देखना है, और थोड़ा मैं याद करवा देता हूँ, या मतलब याद दिला देता हूँ कि ये सब चीज मैं बता सकता हूँ। क्लियर हो गया। तो ये भी समझ गए, ओम के नियम समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अगला पॉइंट देखिए, केमिस्ट्री का 4 क्वेश्चन हो गया फिजिक्स का, और 3 क्वेश्चन हम किसका ले रहे हैं, केमिस्ट्री का। समझिएगा थोड़ा ध्यान से। पहला क्वेश्चन है हाइड्रोकार्बन क्या है, ध्यान से समझिए। हाइड्रोकार्बन को परिभाषित करें, तो ध्यान से समझिएगा। ऑर्गेनिक में जितना भी कंपाउंड है ऑर्गेनिक में, टोटल के टोटल क्या होता है, हाइड्रोकार्बन होता है। समझ में आ गया। अब हाइड्रोकार्बन होता क्या है, सिंपल परिभाषा, नाम सुनो पहले क्या होता है। हाइड्रो कार्बन, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन मतलब कार्बन। तो हाइड्रोजन और कार्बन से निर्मित यौगिक को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं। क्या हाइड्रोकार्बन किसको बोलेंगे, कार्बन और हाइड्रोजन से, या हाइड्रोजन और कार्बन से निर्मित यौगिक को ही क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन। यदि 2-4 एग्जांपल देना है तो मीथाइल ईथर प्रोपेन ब्यूटेन दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी ना। हाइड्रोकार्बन का डेफिनेशन समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन आपका कहता है क्रियाशील समूह को परिभाषित करें। क्रियाशील समूह क्या होता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। समझ रहे हैं ना, क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप। उसी का हिंदी में बोलते हैं हम लोग क्रियाशील समूह। देखो क्रियाशील समूह क्या होता है, जरा ध्यान से समझना। क्रियाशील नाम तो देखिए है ना, तो मतलब कहने का ये हुआ कि किसी भी यौगिक की क्रियाशीलता जिस समूह पर डिपेंड करेगा वही क्या कहलाएगा, क्रियाशील समूह। ई मतलब ये छोटा लैंग्वेज हुआ, ठीक है ना। अब इसको बना के कैसे लिखेंगे, तो सिंपल है, परमाणु या परमाणुओं का वैसा समूह जिस पर यौगिक का गुण निर्भर करता है, उसी को क्या बोलते हैं, क्रियाशील समूह। याद हो गया कि बोलेंगे, परमाणु या परमाणुओं का वैसा समूह जिस पर यौगिक का गुण निर्भर करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रियाशील समूह। एकदम 100% कंफर्म हो गए इसमें भी। जैसे एग्जांपल देना है तो ईथर, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन कुछ भी दे सकता है ना। जैसे देखो एल्डिहाइड सब बता चुके हैं ना जी, कीटोन हुआ, ईथर हुआ, एल्डिहाइड हुआ, नहीं हुआ जी, ये सब आप एग्जांपल दे सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ और एमीन हुआ,
और उसके बाद एसिटामाइड हुआ, ये सब टोटल के टोटल हम क्या किए हैं, बता चुके हैं कि नहीं बता चुके हैं, बोलिए सब बता दिया ना। तो इसका आईयूपीएसी नाम भी बता दिए, कैसे कैसे यौगिक बनता है, ये सब मतलब A to Z पॉइंट खास करके ऑर्गेनिक का मैं लगभग बता चुका हूं। क्लियर है, कोई दिक्कत ना। अगला पॉइंट समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को परिभाषित करें। तो सिंपल है यार, संतृप्त किसको बोलते हैं, असंतृप्त किसको बोलते हैं। इसको इंग्लिश में सैचुरेटेड और दूसरे को इंग्लिश में अनसैचुरेटेड कहते हैं। क्लियर है ना, नाम है सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। क्लियर है। तो देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं, ये दिमाग में मत बैठा लेना, बिहार बोर्ड है, समझ रहे हैं ना। इंग्लिश अपने जगह है, मैं ये नहीं कहता हूं कि इंग्लिश मत पढ़ो, हमारा मूल भाषा क्या है, हिंदी, समझ रहे हैं ना। तो हम हिंदी में समझने का कोशिश करें। पढ़ाई का कोई लैंग्वेज नहीं होता है, आपको जिस लैंग्वेज में समझ में आवे उसी लैंग्वेज में आप समझ लो। मान के चलो कि तोरा है रे हुरे वाला भाषा में आवे छे, समझ गए ना, तो वह लैंग्वेज में याद रखेंगे। सिर्फ वहां आप थोड़ा लैंग्वेज को सुधार लीजिएगा, नहीं तो वो लैंग्वेज उस टाइप का लगता है, समझ रहे हैं ना। आपको पढ़ाई समझने वक्त कोई भी लैंग्वेज हो, रा रे रू वाला कुछ छू रहे ओकरो अनुसार समझ लीजिए, लेकिन जब क्वेश्चन के आंसर लिखना है तो उस समय आप अपना लैंग्वेज को बढ़िया कर। क्लियर है, समझने वक्त कोई भी लैंग्वेज चलता है, कोई दिक्कत है ना। हमको समझने से बात है, लैंग्वेज क्या है उससे क्या जरूरी है, समझ में आ रहा है ना। तो इंग्लिश फिंग्लिश ये सब तो बाद में भी देख लेगा। तो समझ में आ गया संतृप्त और क्या होता है। देखिए संतृप्त किसको बोलते हैं, लिखेंगे तो संतृप्त भी तो है हाइड्रोकार्बन के पार्ट ही, हाइड्रोकार्बन के दो पार्ट में बांट देता है भाई, ध्यान समझो। मैं पूरा डिटेल्स कर चुका हूँ इस सब का, मैं पहले बताया ऑर्गेनिक में पूरा डिटेल्स मैं कर चुका हूं। हाइड्रोकार्बन का दो पार्ट, एलिफेटिक और साइक्लिक। क्लियर है, एलिफेटिक का दो पार्ट, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड के अंतर्गत मैं जो भी स्टडी करता हूं वो मेरा क्या आता है, एल्केन और एल्काइल ग्रुप। तो एल्केने से बनता है एल्काइन, समझ रहे हैं। और अनसैचुरेटेड के अंतर्गत मैंने बता दिया था एल्किन और एल्काइन को यूज करते हैं। ये सारा का सारा डिटेल्स क्लास में हो चुका है। क्लियर है ना। तो चलिए ध्यान समझते हैं। तो संतृप्त किसको बोलेंगे, बोलेंगे वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच एकल बंधन हो। याद हो, एकल बंधन संतृप्त, बस इतना को याद रखिए ना, ज्यादा जरूरी नहीं याद करना, समझ रहे हैं ना। अब मैं बोल रहा हूं इतना आपको याद रखना, एकल बंधन। अब वहां जाकर के सिंगल बॉन्ड, समझ रहे हैं ना। कार्बन कार्बन बिटवीन प्रेजेंट ऑफ सिंगल बॉन्ड इज कॉल्ड टू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सिंपल है, इंग्लिश में भी बना सकता है, कौन बड़का पहाड़ है इंग्लिश, कुछ ना है, समझ रहे हैं ना। तो मतलब जैसे है कि संतृप्त है, तो संतृप्त के मतलब है वैल्यू सिंगल बॉन्ड। ई दिमाग में समझ ले कि अब क्या है कि सिंगल बॉन्ड कहाँ होगा। तो जैसे मान के चलो एक आदमी यहाँ है, एक आदमी यहाँ, और दोनों ऐसे करके खड़ा रहेगा तो जो बातचीत होगा जी, दोनों आमना सामना होगा तब ना। तो उसके बीच में बातचीत होगा तभी कोई प्रॉब्लम सोल्व हो सकता है। तो वही होता है कि इसके बीच में दो कार्बन रहेगा और इसके बीच में क्या होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड। तो उसी को क्या बोलेंगे, संतृप्त। हो गया याद, कोई दिक्कत नहीं ना। तो हम क्या बोलेंगे, डिफिनेशन समझ लो एक बार और कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको बोलेंगे। तो लिखेंगे वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें दो कार्बन के बीच एकल बंधन मौजूद हो या दो कार्बन एकल बंधन के फलस्वरूप जुड़ा हो। देखा लैंग्वेज बदल रहा है, मतलब जितना बार तुम हमसे सुनेगा उतना बार क्या हो, लैंग्वेज चेंज हो जाएगा। क्योंकि रट्टल चीज नहीं है जी जो एक के भाषा बोलते रहेंगे रात दिन। जितना बार बोलेगा उतना बार इसका लैंग्वेज क्या होगा, चेंज हो जाएगा। क्लियर हो गया, संतृप्त समझ में आ गया। तो अब संतृप्त में एग्जाम्पल नहीं पूछ रहा है, लेकिन हम एग्जाम्पल भी दे देंगे। क्या दे देंगे, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, किसी दे देंगे। ये सब इत्यादि किसी लगा दो, इतना बहुत ज्यादा है, समझ रहे हैं ना। ये सब क्या हो गया, संतृप्त। संतृप्त के अंतर्गत में एल्केन क्या आता है, एल्केन। ध्यान से देखो, अब एल्केन का यहां पर मैं थोड़ा और चर्चा कर देता हूं ताकि आप लोग को तो कोई दिक्कत ना हो, समझ रहे हैं ना। ये एल्केन है जिसका फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2। यही होता है ना जी, वेयर n इक्वल नंबर ऑफ कार्बन, समझ रहे हैं ना। n इक्वल क्या होता है, कार्बनों की संख्या। अब n की जगह 1 2 3 4 रखते जाइए। देखो ये भी पूछ देगा एल्केन का सूत्र क्या होता है, तो CnH2n+2। क्लियर हो गया। तो इस सब में इसका यौगिक सब मैं डिटेल कर चुका हूं। थोड़ा दूसरा पॉइंट देखिएगा। अगला पॉइंट आता है एल्कीन।
एल्कीन, तो इसका फार्मूला हो जाता है CnH2n। याद रखिएगा क्या होता है, CnH2n। इसमें डबल बॉन्ड होता है, क्या होता है, डबल बॉन्ड। और अगला होता है एल्काइन, ध्यान से समझिएगा क्या होता है, एल्काइन, जिसका फार्मूला होता है CnH2n-2। क्या होगा, CnH2n-2। ध्यान से देखिए, यहाँ -2 लगेगा, क्लियर है ना। इसमें ट्रिपल बॉन्ड और इसमें सिंगल बॉन्ड, किसमें, एल्केन है, क्लियर है ना। अब देखो, ऐसे आप लोग को नहीं पूछा जाएगा, लेकिन थोड़ा हिंट कर देता हूं, काहे कि बुक जब देखेगा 10 स्टैंडर्ड कुछ हाई स्टैंडर्ड है, ठीक है ना। इसमें थोड़ा पूछ सकता है हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, समझ रहे हैं ना। तो मैं ये हाइब्रिडाइजेशन पूरा डिटेल्स 11th में मिलता है, ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा आप लोग को थोड़ा सा बता देता हूं कि रियल में मतलब ये सब होता क्या है। आप उसका प्रवचन देंगे, मतलब उसको सुनाएंगे, थ्योरी बताएंगे, तो टाइम और तो ज्यादा चल जाएगा। हमको तो भी ये सब देखना है ना, एग्जाम में देखना है। तो लेकिन दो एक लोग थोड़ा सा समझ लो कि अगर कभी याद रखना ही, अगर डिटेल पढ़ना हो तो वेट करो किसका, 11th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है ना। उसमें आप लोग आराम से समझ जाइएगा कि हाइब्रिडाइजेशन रियल में होता क्या है, ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में, ध्यान से समझना। अब इसको हम मिटाते हैं, थोड़ा हम लिख देते हैं यहाँ पर, देख लो थोड़ा सा एल्केन की चर्चा कर देता हूं। जैसे मैं बात करूं एल्केन का, किया ना, एल्केन तो सिंगल बॉन्ड वाला है, जहां पर सिंगल बॉन्ड हो वहां पर जो हाइब्रिडाइजेशन घटना घटित होता है वो क्या होता है, sp3। ये ऑर्गेनिक के लिए है, इनऑर्गेनिक में चेंज हो जाता है भाई, पहले मैं बता रहा हूं। ये ऑर्गेनिक के लिए है, इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp3। अब देखो एल्कीन क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है ना, तो इसमें घट जाएगा, एगो घट गया ना। देखो बॉन्ड बढ़ेगा, पी की संख्या घटेगा, ये तो याद रखना, समझ रहे ना। मतलब इसका पूरा डिटेल्स होता है, मैं आप 10th में है तो मैं इसको नहीं समझा सकता हूँ, समझा भी दूंगा किसी दिन, दे दूंगा क्लास से, और क्या चलता है, कोई दिक्कत ना, तो ध्यान समझो। उसके बाद क्या होता है, एल्काइन, क्या होता है, एल्काइन, क्या वो बॉन्ड हुई है, 3 वो, तो एग्जाम्पल हाइब्रिडाइजेशन sp, याद हो गया, ये समझ में आ गया। अब कभी अगर पूछ दे, दिया गया है 10th में भी दिया गया है, थोड़ा सा लेकिन दिया है कि एल्केन में कौन सा संकरण, sp3, एल्कीन में कौन सा संकरण, sp2। अब संकरण क्या होता है समझना थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा शॉर्टकट में समझा देता हूं कि जब देखो दो ऑर्बिट आपस में मिक्स होकर के एक नया सब ऑर्बिट का निर्माण करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संकरण बोलते हैं। जैसे s और p दो सब ऑर्बिट मिला तो एक नया ऑर्बिट बन गया, कौन सी, sp3, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संकरण। क्लियर चले। तो अब पूछते हैं कि sp3 में कितना संकरण है, तो ध्यान से देखिए, क्या वो संकरित कक्षा है, दो कक्षा पर डिपेंड करता है, एक संकरित और दूसरा असंकरित। तो आप देखो, छोड़ो ये सब डिटेल करेंगे बाद में, अभी इसका थ्योरी बताएंगे तब तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। इसको मिटा दे, याद हो गया नहीं, कौन चीज, एल्केन में sp3, एल्कीन में sp2, एल्काइन में sp, कोई दिक्कत ना। और ये सब 11th में पकड़ कर बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। ऑर्गेनिक का अलग होता है, इनऑर्गेनिक का अलग होता है, समझ रहे ना। इनऑर्गेनिक में जाने के बाद जितने भी तत्व होते हैं, कुछ तत्व का ऑक्सीडेशन नंबर से बदलते रहता है, ठीक है ना। उस हिसाब से भी उसका हाइब्रिडाइजेशन को नियुक्त किया जाता है, ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पर, ठीक है ना। आप जैसे मान के चलो किसी का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो जाता है, कार्बने में जाएगा तो कार्बन का संयोजकता कितना होता है, 4, तो वो किस स्टेट में है, इनग्राउंड स्टेट में। ग्राउंड भूमिज अवस्था, उत्तेजित अवस्था, दो अवस्थाएं होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन मतलब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में कूदते रहता है। वहां पर कुछ साइंटिस्ट आते हैं जिसका नाम होता है होम्स रूल, अबाउट प्रिंसिपल, सिद्धांत, बहुत सारा वैज्ञानिक है, वो सब आप बाद में समझिएगा, पहले इसको समझ लीजिए। अब क्या हो जाता है, असंतृप्त, क्या हो जाता है, असंतृप्त। असंतृप्त की बोलेंगे, कार्बन कार्बन के बीच डबल ट्रिपल, याद रख लो, डबल ट्रिपल असंतृप्त, याद रख ले, कोई दिक्कत की, कैसे बनाएगा लैंग्वेज में। देखो अगर सिंगल है तो कौन चीज, संतृप्त, ठीक है, और डबल ट्रिपल आ गया तो असंतृप्त, सतनों में याद रख लेगा। अब वहां अब एग्जाम में जाएगा, सर जी बोलो रे 3 गो 2 गो वाला में असंतृप्त हो दिमाग में रहता है, तो अपना लैंग्वेज बनाओ, शायद कार्बन है, कार्बन के बीच में डबल और ट्रिपल हो सके, तो आप अपना लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 कार्बनों के बीच डबल और ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो, उसी को क्या बोलते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन।
क्लियर याद भए गेलै, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब ये परिभाषा भए गेलै। एग्जाम्पल देख के एल्किन और एल्काइन के सब ग्रुप के अंदर 3-4 गो एग्जाम्पल हो गया, काम खत्म है, कोई परेशानी नहीं। आज यहीं तक 6 क्वेश्चन, आज 7 क्वेश्चन बता दिया हूं। और ज्यादा क्वेश्चन देखना है तो जैसे समझ लो, इसी में क्वेश्चन अगर आएगा कि जैसे मान लीजिए मीथेन, इथेन, प्रोपेन के सूत्र सब पूछ देता है कि मीथेन के सूत्र की होता है, यानी सब प्री नर्सरी बच्चे वाला चीज है, समझ रहे ना। 6-7 स्टैंडर्ड में जो बच्चा पढ़ता है उसको पूछेगा तो ये सब बता देगा। तुम तो 10th स्टैंडर्ड का है, क्या समझा। जाके देखो 7 क्लास में, जो 8 क्लास में मेरा होम ट्यूशन पढ़ाता है स्टूडेंट, वो सब का देखो तो वो सबको ये सब आता है। क्यों 8 क्लास को तो क्या बोलता है, मामूली समझता है कि 8 में दिया गया है हाइड्रोकार्बन। अब बच्चा को वहां समझ में आता है हाइड्रोकार्बन क्या है, रटने से उसको फुर्सते नहीं तो सीखेगा कि रटते रहता है रात दिन बैठ के किताब पलटा करके। जाके देखो बायोलॉजी के लगभग कॉन्सेप्ट शुरू हो जाता है 8 से, किशोरावस्था सब वहां से स्टार्ट हो जाता है बायोलॉजी में। अब वहां जाएगा तो अब समझ में बच्चा समझ में नहीं करता, वहां रट फट के चलाता है, वहां क्या समझेगा। 9th में आने के बाद उसका सब कुछ चौपट हो जाता है, समझ रहे ना। तो क्लियर हो गया। इलेक्ट्रो कॉन्फिगरेशन सब 7 तक के बच्चे को आ जाना चाहिए, समझ रहे ना। पूरा केमिस्ट्री नाचता किस पर है, इलेक्ट्रो कॉन्फिगरेशन, उसको गढ़ बोला जाता है केमिस्ट्री का, समझ। वो अगर टंच है केमिस्ट्री सब कुछ टंच है, क्योंकि हर एक चीज आप देखिएगा तो इलेक्ट्रो कॉन्फिगरेशन के तहत ही डील होता है। अब 10वां वाला बच्चा को नहीं आता है इलेक्ट्रो, 11th वाले को नहीं आता है, हम क्लास आते हैं 11th में जो पढ़ता है ना उसको भी नहीं आता है इलेक्ट्रो कॉन्फिगरेशन। अब बताओ, तो उसको अगर हम बताएंगे इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मतलब कूदेगा, तो उसको की पता है कि कठिन कूदेगा, रहने दो उसको, कोई टेंशन नहीं, समझ रहे हैं। चलो कितना क्वेश्चन हुआ, 7, क्लियर है ना। और कल मैं फिर 7 क्वेश्चन दूंगा, किससे, देखो कल का जो क्वेश्चन रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट का मतलब ये हुआ, जैसे मान के चलिए साबुन से रहेगा, अपमार्जक से रहेगा, एल्कोहल, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दूध। देखो तुम्हारा 10th स्टैंडर्ड में जो है ना सिर्फ एल्कोहल का और एसिड का चर्चा किया गया है, बाकी कोई दूसरा यौगिक नहीं है, ठीक है ना। तो जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका चर्चा हम कल कर देंगे, और दूसरा एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल का ज्यादा चर्चा होता है तो उसको हम बता देंगे। उसका पूरा का फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी समझा देंगे कि रियल में क्वेश्चन रहेगा छोटा, लेकिन आंसर आपको क्या मिलेगा बहुत लंबा, कि आप कहीं भटके नहीं। ये नहीं कि पूछता है तो बोर्ड पर लिख दिया आंसर, इतना ही आंसर, इतना जो हम लिखे उतने देखो, जरूरी नहीं है उतना देखो, क्वेश्चन चेंज भी कर सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो कल आप लोग का इसी से चलेगा, मतलब किससे, साबुन से, अपमार्जक से, इथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल। कल फिजिक्स का क्वेश्चन 4था अध्याय में कम रहेगा और केमिस्ट्री का क्वेश्चन ज्यादा रहेगा। क्लियर हो गया, कोई परेशानी।